मुझे आज भी याद है कि सन 2009 में मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज गया था एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। उसके पास अपनी कार थी, पर्सनल कार थी उसकी अपनी। हम लोग कार में गए थे और जब वहाँ से हम वापसी आ रहे थे तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। तो हल्का सा उसने ब्रेक लगाया और सारा पानी उसकी सीट पे गिर गया। उस दिन उस दोस्त ने ना मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला। मुझे बुरा लगा यार कि वो मेरा एक दोस्त है और उसने मुझसे ज़्यादा ना उस कार को इम्पोर्टेंस दी, बट मैंने उसको जवाब नहीं दिया। उसके बाद ना मेरे को समझ आया कि यार ये सब चीज़ें भी ना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, पैसा, कार। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और उसके एग्जैक्ट 3 या 3.5 साल बाद जब मैंने खूब मेहनत करके इतना पैसा कमा लिया कि मैं एक कार खरीद सकता हूँ, मैंने एक कार ली। और उस कार को लेने के बाद सबसे पहले पता मैं कहाँ गया? अपने उस दोस्त के पास। और वहाँ पे जाके मैंने हॉर्न बजाया, उसको बुलाया, मैंने कहा यार मैंने कार ली है, आजा फटाफट से। जब वो कार में बैठा और हम लोग हाईवे पे घूमने के लिए निकल गए, मैंने उसके हाथ में पानी की बोतल दी। मैंने कहा यार ये रही पानी की बोतल, और आज ही मैंने गाड़ी निकाली है शोरूम से, तो इस पर पानी फेंक सकता है और मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। वो बंदा ना उस दिन सत्ते में रह गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतने टाइम पहले जो इंसिडेंट हुआ था इसको याद है। और उस दिन ना उस दोस्त को बहुत बुरा लगा। उस दिन उसने मुझे दिल से सॉरी बोला। अगर मैं उस दिन उसको जवाब देता ना तो शायद वो जवाब इनफ नहीं होता। कभी कभी ना जिंदगी में अगर कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कुछ ताने मार दे, आपको नीचा दिखाए, तो इंस्टेंट कभी उसको जवाब मत देना। कोशिश करना कि आपके वर्ड्स उसको आंसर ना करें, आपके एक्शंस उसको जवाब दें। और उसके बाद जो उसको शर्मिंदगी होगी ना वो आपके इंस्टेंट आंसर से बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़िंदगी के इसी लेसन से सीख लेते हुए आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं, जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। और भाई बहुत मेहनत से लेक्चर बनाने वाला हूँ, लंबा लेक्चर जाएगा, एक ही शॉट में पूरा 3D कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 एक बार में देखना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं सीधा लेक्चर में। बच्चों आज कवर होने वाला है आपका पूरा चैप्टर नंबर 11 3D इन वन शॉट। सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। अगर किसी को 3D बहुत अच्छे से आता है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर किसी को 3D का ABCD नहीं आता है ना, आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको 3D का एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग मिसलिनियस, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कवर कराऊंगा एक ही वीडियो में। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भाई एक ही बार में देखना, बार बार मत देखना। 3D इन वन शॉट है ये। आप स्प्लिटिंग में देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, एक बार में एक ही फ्लो में देखोगे और हैंड टू हैंड इसको नोट भी करोगे तो आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। और चैप्टर नंबर 11 बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 से 7 नंबर का आता है, और ये नंबर फ्री के है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ बचा है लाइन, प्लेन ऑलरेडी डिलीटेड है, और लाइन में कुछ भी देने लायक नहीं है। जो बहुत लिमिटेड चीजें हैं वो मैं आपकी आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, आई नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसीलिए प्लीज अगर वीडियो बड़ी भी बन जाए तो तुम्हारे काम की बहुत है, एक बार में देख लेना, और वीडियो देखने के बाद ना सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 11 3D की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका बेस पक्का करेंगे। बेस में सबसे पहले क्या आता है जी? सबसे पहले आता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। वैसे इसकी बात वेक्टर में भी थोड़ी बहुत हो रखी है कि DRs क्या होते हैं, DCs क्या होते हैं, बट वो डिटेल में नहीं है। यहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि भैया सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन समझो, जिसको हम प्यार से कहते हैं DCs। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ वो एक्सरसाइज नंबर 11.1 के करा, उसके बाद 11.2 के कराऊंगा, उसके बाद मिसलिनियस करेंगे, देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। सब कुछ कराया जाएगा, एंड तक मेरी कोशिश है कि सबको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो भाई DCs क्या होते हैं? अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन कोसाइन ऑफ दैट एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। और इसको डिनोट करते हैं भैया LMN से। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत आराम से इस चीज़ को आप समझे। भाई आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको डिटेल में समझ, इसको रटने की कोशिश मत करना। ये इंटीग्रेशन की तरह नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट फिर ये ये फॉर्मूला फिर ये फॉर्मूला फिर ये फॉर्मूला। फॉर्मूलाज हैं बट साथ में कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, और फॉर्मूले में कौन सी चीज़ यूज हो रही है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी है, तो क्या आपको पता ही है कि 3D की बात हो रही है। और क्या होता है 3D? जिसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व है, हमारी 3 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी, एक्स वाई जेड। तो कोई ऑर्डिनरी लाइन आएगी जो कि इनके साथ अल्फा बीटा
गामा एंगल बनाएगी। अल्फा बन रहा है एक्स एक्सिस से, बीटा बन रहा है वाई एक्सिस से और गामा बन रहा है जेड एक्सिस से। तो सर इसमें फिर क्या होता है, इसमें ये जो एंगल्स इस लाइन ने बनाए हैं इनके कोसाइन को हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोल देते हैं। आई मीन टू से L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। इन एंगल्स के कोसाइन को वी से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और इनका आपस में भी एक रिलेशन होता है L का स्क्वायर M का स्क्वायर N का स्क्वायर इज इक्वल टू भोले बच्चों 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि इसका एक और रिजल्ट याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। और वो रिजल्ट क्या है कि अगर मैं कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर मैं उधर ले गया, 1 1 1 को 3 कर दिया और 1 को इधर ले आया। तो सर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर में। तो ये था डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है। अब बात करते हैं डीआरस की। आपके डीआरस क्या होता है बच्चों? कोशिश मेरी बहुत सिंपल है, एक साथ सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले नहीं करेंगे। सिंपल तरीका है जी, पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला उस पर बेस क्वेश्चन, देन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला उस पर बेस क्वेश्चन, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको ये भी पता लगे कि सर जो कॉन्सेप्ट आप करा रहे हो इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसा आएगा। वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगा। तो भाई मैंने क्या बोला कि डीआरस क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्शन ऑफ रेशियोज बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ABC से। भूले बच्चों, द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू DCs दे आर डिनोटेड बाय ABC। भाई ऐसे नंबर्स कि अगर आपके पास DCs अवेलेबल है तो ये इनके रेशियो में आते हैं, और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि डीआरस सर DCs को डिवाइड करके सेम रेशियो देते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ कि DCs फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 12 6 4 है, तो आपके डीआरस इस केस में क्या हो सकते हैं, आपके अज्यूम्ड डीआरस हो सकते हैं 6 3 2। वाई? क्योंकि इफ़ यू इमेजिन, तो आप 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 को 3 से करो और 4 को 2 से करो, यू विल गेट द सेम रेशियो। आपका रेशियो सेम आ रहा है। यही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर L को A से डिवाइड किया जाए, M को B से डिवाइड किया जाए, N यहाँ पे N आएगा बोले बच्चों, N को C से डिवाइड किया जाए तो रेशियो बराबर आएगा। तो सर एक्चुअल में डीआरस क्या हुआ? डीआरस आर द नंबर जिनको DCs से डिवाइड करने के बाद रेशियो बराबर आया। तो जिन नंबर से मैंने डिवाइड किया है दे आर नोन एज डायरेक्शन ऑफ रेशियोज, और इनका आपस में भी एक रिलेशनशिप होता है। भैया ये डब्बे में मैंने डाल दिया है, ये रिलेशनशिप कहाँ से आया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप खुद सोचो, अभी L/A M/B N/C इज इक्वल टू आपने R माना है, तो L इज इक्वल टू आपका AR नहीं हो जाएगा अगर आप इक्वेट करोगे, और M इज इक्वल टू आपका BR हो जाएगा, और N इज इक्वल टू आपका CR हो जाएगा। और अभी हमने एक रिलेशन सीखा था, अगर मैं L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला रिलेशन लगाऊं, तो सर यहाँ पे अगर मैं LMN की वैल्यू AR BR CR डाल दूं, तो A स्क्वायर R स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से R की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी बोले वाले बच्चों, रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो अगर मैं इस R की वैल्यू उठा करके वापस इनमें डाल दूं, R की जगह 1/A मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा सर ये आ जाएगा, यहाँ भी R डाला सर ये आ जाएगा, और यहाँ भी R डाला तो ये आ जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई कि इफ वी have DRs then we can easily find DCs, but if you have DCs so you are not able to find DRs। ये छोटी छोटी बातें हैं जो 3D में आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एक लाइन है 90 डिग्री 60 डिग्री, आपके NCERT एक्सरसाइज नंबर 11.1 का एग्जाम्पल है। मैं 11.1 शुरू कर चुका हूँ, अब ध्यान से देखें। आपसे बोल रहे हैं कि 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ एंगल्स आपके पास अवेलेबल है, राइट, और हमसे बोल रहे हैं XYZ के साथ बन रहे हैं, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन? बच्चों अल्फा आपके पास 90 है, बीटा आपके पास 60 है, गामा आपके पास 30 है, और आपको पता है L इज इक्वल टू कितना होता है cos 90 मतलब 0, M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 60 मतलब कि 1/2, और N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 30 दैट इज √3/2। DCs को ना बोले बच्चों, DCs ऑफ लाइन को
मैं एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, आप ऐसे वाले ब्रैकेट में दिखाओ, क्योंकि अगर आप सिंपल ब्रैकेट में दिखाओगे तो इट विल लुक लाइक अ पॉइंट, और हमें डीसीज को थोड़ा स्पेशल रखना है, डीआर्स को थोड़ा स्पेशल रखना है। तो ये जो ये वाले साइन है ना, ग्रेटर देन लेस देन, इनके बीच में लिखो आप उसको, वो ज़्यादा बेटर है। तो 0, 1/2, √3/2। तो ये था बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। आई विश आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अगला न्यूमेरिकल और भी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं डीआर्स और हमसे बोल रहे हैं जी डीसीज निकाल दो। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, ABC दे रखा है ना हमें डीआर्स गिवन है कितने, 2 -1 -2। मैंने आपसे बोला कि आप R निकाल लो। R क्या होगा, √A² B² C²। R क्या हो गया, √4 + 1 + 4, मतलब कितना आ गया, √9, मतलब कितना आ गया, 3। सर आपने क्या निकाल लिया, डीसीज ऑफ लाइन। क्या हो जाएगा भोले वाले बच्चों, डिवाइड मार दो ना सीधा, 2/3 -1/3 माइनस का 2/3। भैया L देखो, A/√A² B² C²। आप अलग अलग करके मत दिखाओ, आप डायरेक्टली एक बार में निकालो, सीधा हर एक को डिवाइड मार दो। तो व्हेन यू डिवाइड बाय R बाय ABC, तो आपका आराम से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएंगे। इतने आसान है ये। तो आई विश आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्लियर होंगे, और नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगर आपके पास अवेलेबल हो 2 पॉइंट, मतलब इफ़ यू हैव द 2 पॉइंट्स, और आपसे बोले ना 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, आपने निकालने फॉर एग्जांपल डीआर। तो हाउ विल यू कैलकुलेट, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना भाई, बहुत ही आसान है। तो सर अगर मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है मेरे पास x2 y2 z2, और मुझे निकालने हैं इसके डीआर्स, तो a होता है x2 - x1, b होता है y2 - y1, और c होता है z2 - z1। आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आपको कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, मतलब आपको अगर कॉलिनर प्रूफ करना, दोनों पे बेस एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, डोंट वरी। और आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C। अब ध्यान रखना, वैसे तो आपके पास कोलिनियरिटी का एक और कॉन्सेप्ट है, आप कोलिनियरिटी करते थे वेक्टर अलजेब्रा में, AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AC का मैग्नीट्यूड, वो कॉन्सेप्ट अब मत लगाना। अब आप क्या करना चाहिए, आपको दोनों के डीआर्स निकालने चाहिए। किसके डीआर्स निकालने चाहिए, डीआर्स ऑफ AB निकालो, डीआर्स ऑफ BC निकालो, और दोनों के डीआर्स अगर आपस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल, तो समझ जाना वो कॉलिनियर हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, AB BC के डीआर्स निकालो और चेक कर लेना कि वो आपस में प्रोपोर्शनल तो नहीं है। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो आप समझ जाना कि अल्टीमेटली वो कॉलिनियर है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, देख लो। अब जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया बच्चों आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको 2 पॉइंट दिए, A दिया है -2 4 5 और B दिया आपको 1 2 3। और मैंने आपसे क्या बोला जी, मैंने आपसे बोला कि आपने इसको क्या प्रूव करना है, इसमें आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकलेंगे, तो पहले तो आपको डीआर्स निकालने पड़ेंगे। डीआर्स ऑफ AB क्या होंगे, मैंने आपसे क्या बोला, अब सीधा सीधा निकाल दो डीआर्स ऑफ AB, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, मतलब 1 x2 - x1 प्लस हो जाएगा, y2 - y1 z2 - z1। तो कुल मिला के मेरे डीआर्स आ गए 3 -2 एंड -2। फिर मुझे पता है कि मुझे आर की, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 2 पॉइंट से डायरेक्टली आपको डीआर्स तो मिल सकते हैं, बट 2 पॉइंट से डायरेक्टली आपको डीसीज नहीं मिल सकते। बट हमने पहले डीआर्स निकाल लिए, अब हम आर निकाल लेंगे। A² B² C², सर कितना आ जाएगा, 9 16 16, कितना आ गया जी, सॉरी 4 4, तो कितना आ गया, √17। आप ना इसका सोल्यूशन मत देखना, एनसीईआरटी वालों ने बहुत अजीब तरीके से किया हुआ है, उनका सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीसीज क्या हो गया सर, 3/√17 -2/√17 एंड -2/√17, एंड दिस विल बी योर डीसीज। तो ये 2 पॉइंट से अगर डीसीज निकालने को आए तो ये तरीका आपके सामने। अब बात कर लेते हैं बच्चों, आपके पास अवेलेबल हैं 3 पॉइंट्स और आपने प्रूव करना है कि दैट दे मस्ट बी कोलिनियर। हाउ कैन वी डू इट सर, सबसे पहले काम करो सर, डीआर्स ऑफ AB निकालो। अब A मेरा ये रहा, B मेरा ये रहा, सर x2 - x1 वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, y2 - y1 वाला, z2 - z1 वाला। तो अल्टीमेटली मेरे यहाँ से डीआर्स कितने आ गया, -1 -5 7। फिर मैं हेडिंग डालूंगा डीआर्स ऑफ BC। BC के डीआर्स क्या आएंगे बच्चों, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा 2 10 -14। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इनको डिवाइड करूँ,
माइनस का 1/2 और इज इक्वल टू में माइनस का 5/10 इज इक्वल टू में 7/-14। सबको सॉल्व करके कितना आएगा माइनस का 1/2। आप इसको इससे डिवाइड कर लो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के drs आर प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस drs ऑफ ab एंड bc आर प्रोपोर्शनल सो दे आर कॉलिनियर। बात खत्म हो गई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में ना एक क्वेश्चन मेरे को याद है, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। उसने बोला हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इफ द लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रटा हुआ है, मुझे याद है। आप सोच रहे होंगे सर को याद कैसे, मुझे पूरी एनसीईआरटी याद है बेटा। आपकी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा बार मैं एनसीईआरटी कर चुका हूँ, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे को किस हद तक क्वेश्चंस और उसके आंसर्स याद होंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा गामा सब इक्वल दे रखे भाई, इक्वल एंगल बना रही है लाइन। तो अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। तो सर एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो सर जब एल एम एन बराबर है तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि इनके स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, इसको हम क्या कर लें, थ्राइस ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो जब हमें एल मिल जाएगा तो इजीली हम इससे क्या निकाल लेंगे, एम। एम तो सेम ही हो गया ना, इक्वली तो है मेरे बोले बच्चों। तो यहाँ से आ गया प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। एक बार इसको देख लो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 के। देखो एक्सरसाइज नंबर जो 2 है ना बेटा, मेरी एडवाइस आप लोगों को कि इसमें ना काफ़ी सारी इक्वेशंस है, और मैं बच्चों को क्या एडवाइस करता हूँ हमेशा कि इतनी सारी इक्वेशंस हैं तो उस इक्वेशन में क्या यूज़ हो रहा है, एक तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो इक्वेशन कब लगानी है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात, सॉरी फॉर्मूला नंबर 1 की बात करूँ, मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मतलब एक चीज़ क्लियर हो रही है, जब एक पॉइंट गिवन होगा तब हमें अलग कॉन्सेप्ट लगाना है। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी 2 इक्वेशन होती हैं। हर चीज़ के आप 2 इक्वेशन देखेंगे, एक वेक्टर फॉर्म देखेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। वेक्टर जिसमें आई जे के इन्वॉल्व होगा, और कार्टेशियन जिसमें एक्स वाई जे सॉरी आई जे के इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसको हम स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, वेयर ए क्या होता है सर, ए होता है पॉइंट, और सर बी क्या होता है, बी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आर्स। क्या सर ये दोनों चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी? 100%। आपको पॉइंट भी गिवन होगा, आपको डी आर्स भी गिवन होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से इक्वेशन निकाल लोगे। अगर वो आपसे कार्टेशियन इक्वेशन मांग ले, तो अगर उसने आपसे कार्टेशियन इक्वेशन मांगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अच्छी बात ये है कि जो जो चीज़ें वेक्टर इक्वेशन में यूज़ होंगी, सेम चीज़ें कार्टेशियन इक्वेशन में यूज़ होंगी। तो वहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी x1 z1 क्या है, पॉइंट है। वहाँ भी ए बी सी डी आर्स थे, यहाँ भी डी आर्स है। अच्छा बच्चों के मन में एक डाउट आता है, सर ये बताइए ये x y z या फिर ये r वेक्टर क्या है? तो भूले बच्चों, ये एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट, और ये हमेशा अननोन रहता है। अगर इसको भी नोन कर देंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? फिर एक और सवाल उठता है कि सर ये जो यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा वैसे ये लैम्डा होना चाहिए क्योंकि लैम्डा का सिंबल पीपीटी में नहीं आ रहा था, तो हमने वहाँ पे गामा लगा दिया, आप लैम्डा लगा देना। तो ये गामा जो है सर ये क्या है? अरे इट्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिलहाल ये इक्वेशन में अननोन रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता और हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब मैं सीधा इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ कि एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसा आएगा इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये एक लाइन, मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन उसका फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा बनेगा? बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड बनेगा। क्या है न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इतना एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म आल्सो। मतलब हमें जो गिवन है सर ये, इसके उसके पहले यूज कर रहा है उसने पॉइंट। मतलब एक चीज़ समझ आ रही है सर, ये मेरा ए वेक्टर है 2i माइनस जे 4k, और सर लिखा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ, तो उसके बाद जो भी वेक्टर दे रखा है वो मेरा वेक्टर बी होगा। तो ये मेरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी कितना हो गया सर, i प्लस जे माइनस 2k। ए वेक्टर किसको डिनोट करता है सर? ए वेक्टर डिनोट करता है पॉइंट को। तो सर ये मेरा क्या है, बेसिकली अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूँ, ये पॉइंट है 2 माइनस 1, एग्जैक्टली ऐसे। और ये क्या है सर, ये कहीं ना कहीं मेरे डी आर्स है, और डी आर्स क्या है सर, 1, 1, माइनस 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन में यूज़ करने के काम आएंगे। अब सबसे पहले उसने क्या पूछी हमसे, वेक्टर इक्वेशन।
वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है बोलिए बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए मतलब क्या, पॉइंट दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्या है भाई, डी आर्स आई प्लस जे माइनस 2k। अच्छी बात क्या बोले बच्चों कि इक्वेशन में वैल्यू डाली और वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में कौन सी टर्म्स है वो याद होनी चाहिए, वो सीधा यहाँ रख देनी है, उसके आगे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन अगर मांग ले तो क्या करेंगे सर, अब कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर लेता हूँ। तो कार्टेशियन इक्वेशन इसकी होती है, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। भोले भाले बच्चों आपने सी वैल्यूज डालनी है, ये रहा आपका x1 y1 z1, नीचे वाले आपके डी आर है, वैल्यू डाल के जोड़ दो, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये हम अपना बेस पक्का कर रहे हैं। इस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, बट एक बार बेस पक्का हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं। तो एक बार इसको देख लो बेटा, कुछ लग रहा है पूछने लायक तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब अगर तुम्हें 2 पॉइंट अवेलेबल है और तुम्हें उसके अंदर इक्वेशन निकालनी है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें आप मान लो हमारे पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, 2 पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। फॉर्मूला क्या सर, सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे डी आर्स निकालने पड़ रहे थे, सॉरी वहाँ डी आर्स गिवन थे या निकालने पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, वेयर ए बी आर द पॉइंट्स। ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही पॉइंट्स हैं, कोई भी डी आर्स नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 मतलब लगभग सेम है। आप देख सकते हैं एक तरीके से x2 माइनस x1 आपका a है, y2 माइनस y1 b है, z2 माइनस z1 c है, तो चीज़ें वही हैं। तो ये पहले वाला पॉइंट है, ये दूसरे वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हमें अवेलेबल होंगे, और जब 2 पॉइंट्स अवेलेबल होंगे तो यू कैन इजीली फाइंड दैट इक्वेशन। मैं सीधा इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं हर किसी पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेटा। लेक्चर लंबा बन जाए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और आप लेक्चर देखते टाइम कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, एक बार में पूरा लेक्चर देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए आपको दिया है 3 4 माइनस 7, बी आपको दिया है 1 माइनस 1 6, तो पहले वाला पॉइंट तो ए वेक्टर हो जाएगा, 3i कैप 4j कैप माइनस 7k कैप। दूसरे वाला बी वेक्टर हो जाएगा, i माइनस जे प्लस 6k कैप। सर सबसे पहले निकाल लो बी माइनस ए, बी माइनस ए निकालना ज़रूरी है, दिस माइनस का 2i माइनस का 5j प्लस का 13k। एक तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ना कहीं आपके डी आर्स भी हिडन है। तो फिलहाल तो आपने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। सर सब कुछ मेरे पास है, ए वेक्टर कितना है 3i 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2i माइनस का 5j प्लस का 13k। और मैंने क्या बोला, इक्वेशन में वैल्यू डालो और छोड़ दो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है, यस, नहीं निकालनी तो मैं निकाल देता हूँ, वजह से निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करेंगे सर, पहले तो फॉर्मूला x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। अब क्या करेंगे सर, हम सर वैल्यूज डाल देंगे। हमारा जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है एक तरीके से वो क्या है भाई, स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है, तो मैं सीधा लिखूंगा x माइनस 3। अच्छी बात क्या है कि x2 माइनस x1 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, जो b माइनस ए है ना वो x2 माइनस x1 को ही कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। y माइनस का y1 मीन्स व्हाट, y माइनस का 4 अपॉन में y2 माइनस y1 ऑलरेडी निकाला हुआ है माइनस का 5, z माइनस का z1 वो प्लस का 7 हो जाएगा, और z2 माइनस z1 करूँगा तो पॉजिटिव का 13 आ जाएगा। वैल्यूज़ डाली और वही फाइनल आंसर हो गया। तो बेटा ये था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं हम एंगल बिटवीन द 2 लाइन का, कि अगर एंगल निकालने को आ जाए तो कैसे करना। अच्छा एंगल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना कार्टेशियन इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन दे देता है और आपसे बोलता है कि कार्टेशियन दे दी तो वेक्टर मांग लेगा, वेक्टर दे दी तो कार्टेशियन मांग लेगा, और कई बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देता है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 6x माइनस का 2 3y प्लस का 1
और 2z माइनस का 2, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हाउ कैन वी डू इट सर, x का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मेरे को 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस का 1/3 हो जाएगा। सर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो y भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो y प्लस 1/3, सॉरी यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 3, दैट वाज 3। और यहाँ पे सर कुछ नहीं है, z का कोफिशिएंट 2 नहीं होना चाहिए, 2 कॉमन ले लो तो z माइनस। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इस 6 को अपॉन में ले जाके 1/6 करते हैं, इस 3 को अपॉन में ले जाके 1/3 करते हैं। ऐसा मत करो। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट्स हैं आप उसका एलसीएम ले लो, 2, 3, 6। और अगर आपने 2, 3, 6 का एलसीएम लिया, क्या आएगा आपका 6, तो आपने क्या करना है, आपने पूरी इक्वेशन को उसके एलसीएम से डिवाइड मार देना है, मतलब डिवाइड होल इक्वेशन बाय 6। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/2 बाय 1, y प्लस 1/3 बाय 2, z माइनस 1/3। उसने आपसे मांगे हैं पहले डायरेक्शन ऑफ रेशियोज, तो डायरेक्शन ऑफ रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हो। डी आर्स ऑफ लाइन इज 1, 2, 3। तो जो नीचे वाले होते हैं वो a, b, c होते हैं, वो मिल गए। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन भी बोल रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। मैंने आपसे क्या बोला था, a वेक्टर होता है पॉइंट, और पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, ऊपर, ये 1/3। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव का है, ओरिजिनल में भी नेगेटिव होता है, तो 1/3 तो पॉजिटिव लेंगे, बट यहाँ पॉजिटिव का है, ओरिजिनलिटी में नेगेटिव होता है, तो मेरे भोले बच्चों ए वेक्टर में आएगा 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप पॉजिटिव k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, भैया डी आर्स तो निकले पड़े हैं आई जे के की फॉर्म में, तो i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। तो कार्टेशियन से वेक्टर में जाना और वेक्टर से कार्टेशियन में जाना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। आई विश बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइन की, मतलब अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो। देखो एंगल्स निकालने की बहुत सारे मेथड है, और इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, या क्या सिचुएशन गिवन है। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर मेरे पास दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन हुई, तो उस केस में एंगल निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला। और एक बात ध्यान रखना, एंगल इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड विद द वेक्टर, और एंगल में हमेशा डी आर्स, डायरेक्शन ऑफ रेशियोज यूज होते हैं बेटा, पॉइंट यूज नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है कि जो ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, गामा नहीं, ध्यान रखना। इसके बाद डी आर्स होते हैं, और इसके बाद जो म्यू है, अब दो आपके पास लाइन दो अवेलेबल है ना, ये L1 है, ये L2 है, दो लाइन की इक्वेशन आपके पास होंगी, और दोनों लाइन के आपके पास वेक्टर इक्वेशन होंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, दोनों लाइन के डी आर्स उठाने हैं, और डी आर से फॉर्मूला लगा देना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड। अगर दो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होंगी तब और बढ़िया है सर। जो नीचे वाला है सर, ये a1 b1 c1 ये डी आर्स हो जाएंगे, a2 b2 c2 ये डी आर्स हो जाएंगे। फॉर्मूला नीचे वाला जो है वो इंस्पायर्ड है वेक्टर फॉर्मूला से, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने पड़ रहे थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। पहले वाले डी आर्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, फिर सेकेंड वाले डी आर्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। ये एंगल के दो फॉर्मूलाज हैं। कब लगेगा भाई ये फॉर्मूला? जब आपके पास या तो वेक्टर इक्वेशन गिवन होगी या कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी। वैसे एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो लाइन के डीसीज गिवन होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड। ये कब लगेगा? ये लगेगा जब दो लाइन के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन गिवन हो। अब मैं इस पे बेस सीधा आपको न्यूमेरिकल्स करा लेता हूँ, वो देख लो आप। अब सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, आपसे बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और आपके पास एक लाइन की इक्वेशन ये एक ही है, ये L1 मान लो जी और ये L2 मान लो। करना क्या है, इससे B1 निकालो B2 निकालो। B1 वेक्टर कितना है हमारा? B1 वेक्टर है सर I प्लस 2J प्लस 2K, और B2 वेक्टर कितना है? 3I प्लस 2J प्लस 6K। सर सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे B1, देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दो कि डिमांड क्या है। B1 डॉट B2 चाहिए, B1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, B2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या करूंगा सर? सबसे पहले मैं निकालूंगा B1 डॉट B2, मल्टीप्लाई किया 3, मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लाई किया 12, I का I से, J का J से, K का K से हमने ऑलरेडी वेक्टर में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 16 हो गया, ये 19 हो गया। सर फिर क्या निकालूंगा? फिर निकालूंगा B1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोले वाले बच्चों? 1 प्लस 4 प्लस 4 विच इज़ रूट 9 विच इज़ इक्वल टू 3। फिर निकालूंगा B2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 9 प्लस 4 प्लस 36 विच इज़ रूट 49
एंड विच इज इक्वल टू 7। तो अब कॉस थीटा का फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू डाल दो, ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा 7 इंटू 3, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। ध्यान रखना क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आपको इसको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये था अगर दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन हो। अब हम बात कर लेते हैं अगर दो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, दो लाइन की हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और वही 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला है। ध्यान रखना हमेशा इक्वेशन जब गिवन होती है किसी लाइन की तो वो 1 पॉइंट फॉर्म में गिवन होती है, 2 पॉइंट फॉर्म कभी गिवन नहीं हो सकती है। और हमें सिर्फ डी आर से मतलब है तो हम सबसे पहले ले आएंगे डी आर्स ऑफ L1 और L1 के डी आर्स होंगे 3 - 2। सर इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 है। फिर लेंगे डी आर्स ऑफ L2, L2 के डी आर्स क्या हो गए 1 3 2। तो क्या करोगे भोले बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला भूल गए, याद कर लो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट में A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर का मॉड। अब मेरे भोले बच्चों आपने करना क्या, आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी है। भाई देखो कितना मस्त चैप्टर है यार, बस फॉर्मूले लिखते जाओ, फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए और वैल्यू डालते जाओ, दैट्स इट। यही है 3D यार, खामा का हुआ बना रखा है 3D का तुम लोगों ने। चलिए तो इसको इससे इंटू करेंगे 3, इसको इससे करेंगे -6 पॉजिटिव का 2 अपॉन अंडर रूट में, भाई यहाँ आएगा 9 4 1 अंडर रूट में 1 9 4। सर कितना बन गया ये, ऊपर तो आ जाएगा सर 5 3 तो 1 हो गया और नीचे हो जाएगा ये √14 तो 14 हो गया। सर हमें क्या निकालना है थीटा, कॉस इनवर्स 1/14 हो जाएगा। आई थिंक कोई कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना भाई, मेरे हिसाब से सही है और वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो ये था हमारा जब दो लाइन की हमें कार्टेशियन इक्वेशन की बनो। अब ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ तुम्हें, कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, इस पे बेस क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ध्यान देना बेटा। अब हम सीख रहे हैं बेटा कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, मतलब अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो। एक बात बताओ, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको नहीं लगता कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? और अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इट मीन्स सर जो एंगल वाले फॉर्मूलाज थे उसी से कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी बन जाएगी। खुद देखो ये एंगल का फॉर्मूला ही तो था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में जो हुआ करता था वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्यों? क्योंकि cos 90 हो गया ना, और cos 90 तो 0 होता है। सेम ये वाला फॉर्मूला वही DCs वाला, कि जब DCs हुआ करते थे तो अगर DRs गिवन हो तो ये वाला कंडीशन लगा देना, DCs गिवन हो तो ये कंडीशन लगा देना, और अगर दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन हो तो भाई ये वाली कंडीशन लगा देना। तीन कंडीशन है आपके पास टू प्रूव एनी लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे बनता है भैया, इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, और एक आता है कि गिवन होगा कि लाइंस परपेंडिकुलर है, कुछ अननोन कांस्टेंट मांग लेगा। बट फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं सर। इसमें सबसे पहले लेंगे हम DRs ऑफ L1, मतलब इस वाली लाइन के DRs कितने हैं जी, 7 -5 1। फिर मैं लूँगा DRs ऑफ L2, क्या है सर 1 2 3। फिर मैं लिखूँगा कि सिंस, यहाँ पे फिर हेडिंग डालना कि सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। सर 7 × 1 करूँगा 7 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, तो 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, क्या बात है जी, आराम से प्रूव हो गया। ये आप हो बेटा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ये आपकी नोजी है, थोड़ी नोजी, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, नोजी अच्छी बन गई है, और हाँ देख तो रहे हो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका इजीली प्रूव हो रहा है क्या, कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन क्वेश्चन वो कर लेते हैं भाई जिसमें गिवन होता है परपेंडिकुलरिटी और हमें निकालना होता है कांस्टेंट। चलिए तो बात कर लेते हैं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट का, और सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, इसका मतलब ये समझना है कि एनसीईआरटी कवर नहीं हो रही है। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ दैट इज लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर ये कर लिए ना, फिर जब एनसीईआरटी लेके बैठोगे आपको लगेगा कि यार आपका सब कुछ कवर हो तो गया, कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपका एनसीईआरटी कवर हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एनसीईआरटी का, और मेरे ख्याल से न्यू के हिसाब से 11 होगा, वो आप देख लेना। अब ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि दो लाइंस आपसे बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर, फिर आपसे कह रहे हैं जी गामा की वैल्यू निकाल दो। ये मेरे बच्चों वाई जो है ना, वाई ये गामा है, ये वाई नहीं है, ये गामा है, ऊपर वाला वाई है।
तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग इशू है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम, सर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो L1 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, L1 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x-5। सर ये तो बढ़िया है, क्योंकि मैं गामा की जगह डेल्टा ले ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा तो वो नेगेटिव नीचे चला जाएगा, और यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा तो वो नेगेटिव भी नीचे चला जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से DRs ऑफ L1 मिल गया, क्या मिल गया, 5 लैम्डा प्लस 2 कॉमा -5 कॉमा 1। फिर आप निकालेंगे अभी DRs ऑफ L2 निकालने से पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ L2 निकालेंगे। अब L2 की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। सर L2 में x तो ठीक है, बढ़िया है, y में से आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और नीचे तो y प्लस 1/2 नीचे आ जाएगा 2 डेल्टा, और z में से भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 3। तो यहाँ से आ जाएगा DRs ऑफ L2 क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस 2 डेल्टा 3। सर अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे को एक सिचुएशन नज़र आ रही है कि सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन कंडीशन बनेगी सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। भाई A1 A2 ले लेते हैं। A1 A2 क्या है सर, ये रहा A1 ये रहा A2। भाई 5 लैम्डा प्लस 2 को 1 से करो, ये लिख दो, 5 लैम्डा प्लस 2 को पहले 1 से किया, और माइनस के 5 को फिर 2 लैम्डा से किया, और पॉजिटिव के 1 को 3 से किया, इक्वल टू 0 रखा। सर 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 10 लैम्डा पॉजिटिव का 3 इज इक्वल टू 0। सर सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 लैम्डा, थोड़ा हल्का कर लेते हैं, एंड पॉजिटिव का 5 इज इक्वल टू 0। सर माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो सारा ताम झाम जो था वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए था। आई विश आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो क्या करना है। भाई दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होंगी तो कुछ भी नहीं है सर, DRs गिवन होंगे तो DRs प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा मैं एक बड़ी ना इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर लाइंस आपको ये करना है प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल, यू विल हैव टू शो, तो आप उनका प्रोपोर्शनल लेना कि वो आपस में प्रोपोर्शनल होने। बट व्हेन इट इज गिवन दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप दोनों के DRs को बराबर मान लें। मतलब आपसे मैं बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, जो गिवन लाइन है उसके DRs और जो निकालनी है लाइन उसके DRs बराबर हो जाएंगे। तो गिवन के केस में देखो ये किसके है, मैं लिख देता हूँ इस चीज को, अगर प्रूफ करना है तो ये अलग कॉन्सेप्ट लगाओ, और जो गिवन है उसके केस में A1 इज इक्वल टू A2 कर दो, B1 इज इक्वल टू B2 कर दो, C1 इज इक्वल टू C2 कर दो गिवन के केस में। और अगर DCs की मैं बात करूं, अगर DCs गिवन है और मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो इसमें तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, दे आर एक्चुअली सेम। दोनों लाइन के DCs 100% सेम होने चाहिए। अब इस पे बेस में न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एक लाइन दी है जो कि 4, 7 और 8 से पास कर रही है, B, 2, 3 एंड 4 से पास कर रही है। इस लाइन को प्रूव करना है। एक और हमारे पास लाइन है जो कि PQ है, -2 एंड 1 से पास कर रही है, और Q पॉइंट है 1, 2, 5 से पास कर रहा है। इस लाइन को ले लो, इस लाइन को ले लो। भोले बच्चों आप दोनों लाइन को प्रूव करना चाहते हो पैरेलल, तो आप क्योंकि प्रूव करना है आपने, तो आपको दोनों के DRs को प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालोगे DRs ऑफ AB। तो AB के DRs क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो कैलकुलेट करके कितना आ गया, दैट इज -2 -4 माइनस। फिर निकालो DRs ऑफ लाइन PQ। अगर मैं PQ की बात करूं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 2 + 2 हो जाएगा, z2 माइनस z1, मतलब कैलकुलेट करके आ गया 2, 4, 4। तो यू कैन सी क्या इनको डिवाइड करके रेशियो बराबर आ रहा है, चेक कर लेते हैं सर। -2/2 माइनस का 4/4 एंड -4/4। सर रेशियोज 100% बराबर आ रहे हैं, और जब रेशियोज बराबर आते हैं तो वो लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। सो AB मस्ट बी पैरेलल टू PQ। तो AB PQ के पैरेलल होगा बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिटी। अब बचा है भैया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जो कि बहुत ही खास है बच्चों, और पूरी NCERT में ले दे के अब बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बचा है, कुछ खास बचा नहीं है। तो इस पे ज़रूर ध्यान देना, मिसलिनियस पे ध्यान देना, और जो आउट ऑफ NCERT कराऊंगा उस पर भी ध्यान देना। अब जैसे ये आपका कॉन्सेप्ट है कि सर हमारे पास अगर दो लाइंस है और दोनों लाइंस अगर हमारी स्क्यू लाइंस है, तो सर उसमें हमें
अगर एच डी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो समझो सर ये स्क्यू लाइंस क्या होती है। देखो स्क्यू लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दो लाइन आपस में ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है? हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? आई टेल यू। अब ऐसे इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोन से समझा देता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपके पास देखो या तो लाइंस ऐसी होती हैं या लाइंस ऐसी होती हैं। अगर ऐसी होंगी तो पैरेलल होंगी, ऐसी होंगी तो इंटरसेक्टिंग होंगी। हमें क्या करना है सर, हमें दोनों लाइंस को ना एक प्लेन पे रखना ही नहीं है। आप ये मानो कि ये एक प्लेन है और मानो कि ये भी एक प्लेन है। अब ये लाइंस ना दोनों अलग अलग प्लेन पे और ऐसे टिल्टेड है, यू कैन सी ऐसे टिल्टेड है। तो अगर ये लाइंस ऐसे टिल्टेड है तो उस केस में क्योंकि डिफरेंट प्लेन पे हैं ना तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही कभी आपस में पैरेलल होंगी। तो ऐसे केसेस में जो लाइंस होती हैं उनको हम कह देते हैं स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइन की खास बात क्या होती है, उनके डीआरस कभी बराबर नहीं। लैम्डा के बाद जो होगा, जो लैम्डा के बाद होगा, जो म्यू के बाद होगा वो बराबर नहीं होगा। और उस केस में एच डी निकालने का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि B1 का क्रॉस B2 से करो, उसका स्केलर प्रोडक्ट A2 माइनस A1 से निकालो और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड कर दो। उससे आराम से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल के एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, अब सर हमें कैसे पता चलेगा दो लाइंस आपस में पैरेलल है? अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके डीआर्स 100% सेम होंगे, गिवन होंगे ना, तो डीआर सेम होंगे। तो डीआर अगर सेम हो जाए और लाइंस पैरेलल हो तो एसडी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो एसडी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया बच्चों। फिर इस केस में B1 क्रॉस B2 नहीं होता, खाली B का क्रॉस होता है, वो भी A2 माइनस A1 के साथ अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। और मैंने नीचे ये भी लिखा हुआ है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जो ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो, उसे हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब मैं दोनों पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। एक स्क्यू लाइंस का करते हैं, एक करते हैं पैरेलल लाइन का। आपका 11.2 भी खत्म हो जाएगा। भैया लाइंस स्क्यू है, मुझे पता है बेटा लेक्चर लंबा हो चुका है, बट अभी भी स्किप मत करना, हिम्मत बनाए रखो। आधे से ज़्यादा सफ़र आपने तय कर लिया है, थोड़ा सा वीडियो आपका रह गया है, अभी एक बार भी देख लेना। आई नो वीडियो लंबा जा रहा है बट वीडियो है बड़े काम का। आप ऑब्जर्व भी करोगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, छोड़ में कुछ भी नहीं रहा। बेटा यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो बिटवीन द लाइन। सबसे पहले आप क्या करो, पहले वाली लाइन से ये A1 हो गया, ये B1 हो गया। आप पहले A1 निकालो, कितना आएगा सर 4i माइनस जे। फिर आप B1 निकालो, कितना आएगा i प्लस 2j प्लस 3k। फिर आप A2 निकालो, A2 कितना आएगा i माइनस जे प्लस 2k। फिर आप B2 निकालो, कितना आएगा 2i प्लस 4j माइनस। फिर आप चुपचाप आइडेंटिटी लिख दो। एस डी की आइडेंटिटी क्या होती है बोले बच्चों, B1 क्रॉस B2, स्क्यू लाइंस है ना क्योंकि डीआर सेम नहीं है, डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड, राइट। तो अब क्या करना है सर, अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना एक एक करके निकालना शुरू कर दो। सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड है सर B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, i j k। सर B1 के कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, B2 का कोफिशिएंट क्या है 2 4 माइनस 5। सर एक्सपैंड करते हैं, i लिया, रो कॉलम डिलीट, माइनस का 10 माइनस का 12, माइनस का j कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, माइनस का 5 माइनस का 6। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव का k कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, 4 4 माइनस 4, आई थिंक 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अरे यार गलती कर दी जिसकी वजह से हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ। बच्चों गलती ये हो गई कि B1 में यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब ठीक कर रहे हैं हम लोग। तो पहले i लेंगे और रो कॉलम डिलीट, माइनस का 10 पॉजिटिव का 12, माइनस का j कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, माइनस का 5 पॉजिटिव का 6। अब बढ़िया हुआ ना, वही कह रहे थे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ क्यों आ रही है। अब सही है। तो k कैप लिया तो ये 4 माइनस 4 तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बन रहा है सर 2i कैप माइनस का j कैप। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब निकालो सर A2 माइनस A1 क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो A2 माइनस A1 करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस का 3i, j में से j क्या खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव का 2k। फिर निकालो सर B1 क्रॉस B2 का स्केलर प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ। तो i का कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करो, इसका इससे क्या कितना आ जाएगा माइनस का 6। j है ही नहीं, j को खत्म कर दो, k है ही नहीं, k को खत्म कर दो, सिर्फ माइनस का 6 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। और किस चीज़ की ज़रूरत है सर, B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है।
कितना आएगा बोले बच्चों, दैट शुड बी 4 पॉजिटिव का 1 मतलब कितना आ गया √5। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, अब लिखेंगे एस डी के अंदर वैल्यू माइनस का 6 अपॉन में √5, वो यहाँ पे बेटा सिर्फ माइनस एक ही है। अब क्योंकि यहाँ लगा हुआ है मॉड, वैल्यू मैंने डाल दी है, तो व्हाट शुड आई डू, जब मॉड लगा हुआ है तो मॉड तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 अपॉन √5। अगर आप रैशनलाइज कर दो तो बहुत बढ़िया, ना करो तो भी चल जाएगा। तो ये है भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बार डिटेल में देखो क्या क्या चीज़ें मैंने निकाली, फॉर्मूले के हिसाब से करें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगर दो लाइंस आपस में क्या है, दो लाइंस अगर आपस में एक्चुअल में क्या है पैरेलल है, तो उस केस में अगर आपको निकालना पड़े तो एस डी कैसे निकालोगे। देखो आप कहोगे सर ये तो सर डी आर सेम नहीं है, अरे सेम है भाई। अगर तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लो, उसको 2 का म्यू कर दो और यहाँ पे 2i + 3j + 4k कर दो, तो यू कैन सी कि सेम बन तो गया। तो 2 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तो कांस्टेंट है और म्यू भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल होल कांस्टेंट बन जाएगा। तो बेसिकली सर सेम है तो पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला अलग है। तो पहले हमें निकालना चाहिए सर a1 i + 2j + 3k, फिर हमें निकालना चाहिए सर a2 दैट इज 2i + 4j + 5k, फिर हमें निकालना चाहिए सर क्या बी वेक्टर। क्या निकालूंगा अब बच्चों के बाद लगता है सर एक वेक्टर छोटा एक वेक्टर बड़ा, अगर हम ओरिजिनल में लेते तो किसको लेते, हमेशा छोटे वाले वेक्टर को लेते हैं, बड़े वाले को नहीं लेते, ध्यान रखना। तो 2i + 3j + 4k हो जाएगा। नाउ व्हाट शुड आई डू, अब क्या करना है सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, एस डी का फॉर्मूला पहले लिखो, b क्रॉस a2 - a1 चाहिए अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड भी चाहिए। क्या करेंगे सर, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले ना a2 - a1 निकालो। अगर मैं a2 - a1 करता हूँ तो a2 - a1 करके कितना आएगा मेरा, दैट मस्ट बी i पॉजिटिव का 2j पॉजिटिव का 2k, सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अब मैं b का क्रॉस करूँगा a2 - a1 के साथ, तो अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो क्या बनेगा, ध्यान देना बच्चों, मेरी सिचुएशन जाएगी i j k 1 2 2 और b वेक्टर हमारा है दैट मस्ट बी 2 3 4। मैं एक्सपैंड करता हूँ, ध्यान देना भाई, एक्सपेंड करके आई कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, कितना आएगा 8 माइनस का 6 माइनस का जे कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, 4 माइनस का 4 मतलब जे खत्म हो गया, चलो कुछ तो बढ़िया हुआ। फिर के कैप लिया, रो कॉलम डिलीट, तो 3 माइनस का 4 हो जाएगा। सर अल्टीमेटली सिचुएशन क्या बन रही है, दैट शुड बी 2 आई कैप 0 जे कैप माइनस का के कैप। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ से बन गया सर बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 इज 2i - k। चलिए नाउ वी हैव, तो अब हमें क्या करना है सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। कितना आएगा भाई 4 9 16 विच इज़ √29, बट आंसर अभी नहीं आया है। अब हम एस डी के फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। सर एस डी का फॉर्मूला ये रहा और हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व सर इसकी वैल्यू तो आपकी वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ तो वेक्टर ही रहेगा और नीचे आ जाएगा √29। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है, वी आर फाइंडिंग अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं हो सकता, आई जे के की फॉर्म में नहीं हो सकता। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, आपको एक काम करना है, पहले तो जो मॉड है उसको सिर्फ ऊपर शिफ्ट कर देना है, 2i - k अपॉन में कितना आ जाएगा √29। फिर इसको क्या कर देना है सर, एस डी इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, अगर हम इसकी बात करें दैट मस्ट बी, क्योंकि वेक्टर के बाहर मॉड लगा है और वेक्टर के बाहर मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ पे सीधा सीधा रूट के अंदर 4 + 1 कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्केलर में आंसर देना है। तो हमारा जो एस डी आएगा वो आएगा √5/, चाहो तो रैशनलाइज कर दो, चाहो तो यहाँ छोड़ दो। ये फॉर्मूला लगता है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, जिसके अंदर आपको वेक्टर फॉर्म बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी होती है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको एस डी निकालना होता है। तो एस डी तो मैं नहीं निकलवाऊंगा, सिंप्लीफाई मैं करवा देता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने तो वेक्टर इक्वेशन को मर्ज कर दी, तो हमें पहले उसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो समझो, जैसे L1 की इक्वेशन है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ला सकते हैं कि जिनमें t इन्वॉल्व है उनको अलग करके t कॉमन ले लेंगे, और जिनमें t इन्वॉल्व नहीं है उसको पहले ले लेंगे, जैसे कि i आ गया और से इंटू किया माइनस का 2j आ गया, और जैसे पॉजिटिव का 3k आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे t के साथ आ जाएगा हमारा माइनस का i, जैसे यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का j,
और इसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का के कैप, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये है ना, ये इट बिहेव एज लैम्डा। तो बेसिकली जैसे हमारा ये हो गया A1 और यू कैन सी ये हो गया हमारा B1। अब ये चेक करने के लिए कि ये आपका स्क्यू है कि पैरेलल है, हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे L2 भी निकाल लेते हैं। अब L2 क्या बन जाएगा हमारा, R वेक्टर इज इक्वल टू, पहले जिनमें S नहीं है वो पहले ले लो, मतलब I माइनस का J पॉजिटिव का K प्लस S टाइम्स ऑफ I पॉजिटिव का 2J एंड पॉजिटिव का 2K। तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम योर A2 वेक्टर एंड दिस विल बिकम योर B2 वेक्टर। और यू कैन सी कि B1 B2 बराबर नहीं है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया तो आराम से इसके अंदर स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने मिस आउट कर दिया है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि दो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशंस गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी आप देख ले बेटा एक बारी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, और एक और लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2, z माइनस z2 बाई C2। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसको रटो मत, इसको समझने की कोशिश करो। और ये फॉर्मूला आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको इसका एक रीज़न बताऊंगा। पहले आप समझ लो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कहता है कि ऊपर जो डिटर्मिनेंट है उसमें सिर्फ DRs आते हैं, उसमें सिर्फ DRs आते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो। मतलब ऊपर आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर स्टार्टिंग वाले देखो ये भी DRs ही हैं ABC, फिर स्टार्टिंग वाले लाइन के DRs A1 B1 C1, फिर बाद वाले लाइन के DRs। तो एवरीथिंग एज अ DR अपॉन में अंडर रूट में क्या आता है, आप इमेजिन करो कि आप इस जो डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड कर रहे हो, तो इफ़ यू आर एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट तो आप इसके अलॉन्ग लोगे, ये डिलीट इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर कर दो प्लस। अब सपोज आप इसके अलॉन्ग करते तो ये डिलीट करते तो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस। अब ये लेते तो ये डिलीट करते A1 B2 माइनस, तो ये याद करने की ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। बट मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर दो लाइन की आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, कन्वर्ट देम इनटू द वेक्टर फॉर्म, और आप SD का B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आई विश आपको SD अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सीधा बढ़ रहे हैं मिसलेनियस की तरफ, और उसके बाद हम करेंगे हॉट्स के क्वेश्चंस। देखो, अब मैं बच्चों दो ऐसे कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ जो आउट ऑफ NCERT ज़रूर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में लगभग सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने मिसलेनियस को कवर नहीं किया है। एक क्वेश्चन मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो। आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने अलग से 9 मिनट की वीडियो डाली हुई है, आपको ऊपर भी शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। 15 क्वेश्चन 15, और जो न्यू NCERT है उसका क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो मैं कवर नहीं करना वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो ऐसे जो आउट ऑफ NCERT आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और दो ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है बेटा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपने पक्के कर लिए ना, आप CBSE बोर्ड एग्जाम में 3D का क्वेश्चन बाहर से भी छोड़ के नहीं आओगे। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब आपको दो लाइन की इक्वेशंस देंगे, दो लाइन की हो सकता है वेक्टर दें, हो सकता है कार्टेशियन दें, और आपसे बोलेगा कि शो दैट दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है बेटा। आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों लाइन का एनी पॉइंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब सवाल ये उठता है सर एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखो, किसी भी लाइन का एनी पॉइंट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगर उस लाइन की मेरे पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, उस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन अगर मेरे पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना इजिकल टू कोई कॉन्स्टेंट रख दूंगा। लेट सपोज मैंने k रख दिया, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी ak प्लस x1, y की वैल्यू आ जाएगी bk प्लस y1, और z की वैल्यू आ जाएगी ck प्लस z1। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, बोले बच्चों, इट्स अ एनी पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है ak प्लस x1, bk प्लस y1 एंड ck प्लस z1। इट इज़ अ पॉइंट जो लाइन पे कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यू कैन टेक द पॉइंट एनीवेयर ऑन द लाइन। तो ये एनी पॉइंट का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि यूज होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 में भी जो आउट ऑफ NCERT, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी जो आउट ऑफ NCERT है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, आपको दो लाइन देगा,
आप दोनों लाइन का एनी पॉइंट निकालना, एक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालना, एक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालना, फिर दोनों को आप कॉमन पॉइंट मान लेना और दोनों अगर तुमने दोनों को कॉमन पॉइंट मान लिया है तो दोनों को इक्वेट करके वहाँ पे 3 इक्वेशन बना लेना इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। और उसके बाद जो 3 इक्वेशन बन जाएंगी, कोई भी 2 इक्वेशन को आप एलिमिनेट करना और उसको तीसरी इक्वेशन में डालना। मैं सीधा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर आ जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले आपके सामने 2 लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं और आपसे बोल रहा है कि शो दैट दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लेंगे, बट सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे है। जो आपका L1 है ये है और आपका L2 है ये है। आप ये मान लो कि आपका L1 और L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उस पॉइंट को मान लो P। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, मतलब आपने अज्यूम कर लिया, आपने ये चेक करना है कि आपके अजम्पशन सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे एनी पॉइंट ऑन अ लाइन L1। आप L1 पहली पॉइंट निकालोगे तो L1 की इक्वेशन को इज इक्वल टू रखोगे लैम्डा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3। फिर आप इसे क्या मान लोगे, इट मस्ट बी एनी पॉइंट। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप उसी पॉइंट को मानना जो आपको निकालना, मतलब आपने पॉइंट P ही मानना है तो आप इसको P ही ले लो, इसको लेट कर लो कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक तरीके से आपके P हो गए 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3 और इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर आप हेडिंग डालो एनी पॉइंट ऑन लाइन L2। अब L2 को उठा करके इज इक्वल टू म्यू रख दो, x माइनस 4/5, y माइनस 1/2, z इज इक्वल टू म्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 म्यू पॉजिटिव का 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 म्यू पॉजिटिव का 1, z की वैल्यू म्यू आ जाएगी। और इसको भी क्या मान लो, इसको भी कोऑर्डिनेट ऑफ P मान लो, दैट इज 5 म्यू पॉजिटिव 4, 2 म्यू पॉजिटिव 1 एंड म्यू। यही तरीका है कि दोनों लाइंस का पहले आपने एनी पॉइंट निकाला और ये दोनों ही पॉइंट को आपने P मान लिया। अब इट इज अ कॉमन सेंस कि आप ये मान के चल रहे हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग, आप ये मान के चल रहे हो कि जो P पॉइंट है वो दोनों का पॉइंट है। तो आपको नहीं लगता कि आपने जो इक्वेशन 1 मानी है और इसको इक्वेशन 2 मानी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको इक्वेट कर देना चाहिए। आप यही करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप इक्वेट करेंगे। तो आपने क्या करा मेरे भोले बच्चों, 2 लैम्डा प्लस 1 को इक्वेट किया विद भाई x का x के बराबर होगा, y का y के बराबर, z का z के बराबर। यही मैंने लिखा है स्टेप्स के अंदर कि आप लैम्डा एंड म्यू की टर्म्स में टोटल 3 इक्वेशंस बनाओगे। तो भाई 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 कॉमा, पहले आप ना इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। अब y को y के बराबर रख दो तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। और आखिरी इक्वेशन बनेगी z का कोऑर्डिनेट z के बराबर रख दो, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू, यहाँ से 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3। इसे इक्वेशन एक काम करो, इसे इक्वेशन नंबर मानो 3, इसको मानो 4 और इसको मानो इक्वेशन नंबर 5। अब मैंने आपसे क्या बोला स्टेप्स के अंदर कि कोई भी 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके लैम्डा और म्यू निकाल, कोई भी 2 इक्वेशन जो आपको इजी लग रही हो। मैं फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 को ले लेता हूँ। मैंने यूज़ करा इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को मैंने यूज़ करा। तो मैंने 4 में क्या करा, वो 4 तो मैंने ऐसी रखी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 6। कितना आ जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 5, सर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। लैम्डा को उठा के फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक, वो भी जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस का म्यू इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 बनेगा। तो कुल मिला के म्यू की वैल्यू भी माइनस का 1 आएगी। लैम्डा म्यू मिल गया, उसको उस इक्वेशन में डालो जो आपने यूज नहीं करी लैम्डा म्यू निकालने के लिए। मतलब आपने किसी इक्वेशन में डाला, आपने लेना है इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पे डाला लैम्डा की जगह -1, म्यू की जगह -1 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3 है, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। अब अगर तुमने लैम्डा एंड म्यू निकाला और वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, जो एक इक्वेशन बच गई थी लाइंस इंटरसेक्ट, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। फिलहाल तो हमारी अजम्पशन सही है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो आप लिख देंगे सो लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग। अब क्या करोगे सर, अब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना भी है। अब वो निकालोगे कैसे, बड़ा सिंपल तरीका है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो या म्यू की वैल्यू वहाँ डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा पी पॉइंट आ जाएगा, अगर मैं लैम्डा यहाँ डालता हूँ, दैट मस्ट बी -1, दैट मस्ट बी -1, दैट मस्ट बी -1। अगर मैं म्यू यहाँ भी डालता तब भी मेरा सेम आंसर आता। तो दिस इज द वे, अगर आपने लाइंस को इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है और साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब इसको नोट कर लो आप पहले तो। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर सिर्फ क्वेश्चन ये आता कि शो दैट लाइंस आर इंटरसेक्ट, और आपसे ना ये नहीं बोल रहा कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊँ कि आप उनके बीच का एसडी निकाल दो, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो। अगर वो 0 आ जाएगा, उससे भी प्रूव हो जाता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो बस चॉइस नहीं थी, तो हमने ये करा कि हमने पूरा प्रॉपर वे में दिखाया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी इजीली हमें मिल गया। एसडी में क्या ड्रॉबैक है कि एसडी साहब ये तो प्रूव कर सकते हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो जो मेथड मैंने आपको कराया, दिस इज द बेस्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं द लास्ट कॉन्सेप्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं भाई इस चैप्टर का सबसे धमाकेदार टॉपिक, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट। पहले तो ये स्टेप्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, ताकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये स्टेप्स आपको समझ आने चाहिए। स्टेप्स के थ्रू ही मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स को मैं सीधा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ इन द क्वेश्चन। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे, क्योंकि एक बार अगर आपको फुट निकालना आ गया तो इमेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इमेज बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो आपके पास पॉइंट पी है 0, 2, 3 और आपको ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दी है और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + 3 डिवाइडेड बाई 5, y - 1 डिवाइडेड बाई 2, z + 4 डिवाइडेड बाई 3 और आपको निकालना है फुट, मतलब ये निचला पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर है इसका सबसे निचला पॉइंट, इसको Q मान लेते हैं और इस लाइन को ए बी मान लेते हैं। ये सवाल है। और अगर बाई चांस इमेज भी आपसे पूछता, अभी इसमें नहीं पूछा गया है, तो इमेज में आप ये मान लो कि आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ जाता और यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती, तो इमेज भी आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल तो हम ये निकालना सीखेंगे, क्योंकि हमें इमेज के लिए भी फुट निकालना पड़ेगा और फिलहाल तो फुट निकालना ही है, तो फुट निकालना पहले सीखते हैं, इमेज का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। अब आपको अगर इसका फुट निकालना है तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए एनी पॉइंट निकालने के लिए, बट इस लाइन की इक्वेशन तो सर हम निकाल नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव द डीआरस ऑफ पी क्यू। तो एक काम करते हैं सर, ये ए बी का भी तो एनी पॉइंट हुआ है ना भाई, ये ए बी का तो एनी पॉइंट है, तो एक काम करते हैं सर, एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी निकाल देते हैं, इट विल बी परफेक्ट। तो x + 3 डिवाइडेड बाई 5, y - 1 डिवाइडेड बाई 2, z + 4 डिवाइड बाई 3 को इज इक्वल टू रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल k, क्योंकि एक ही बार लेना है तो k ले लो, यहाँ लैम्डा लेने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5k - 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2k + 1 और z इज इक्वल टू आ जाएगा 3k - 4। और मैंने आपसे क्या बोला, उसको उसी पॉइंट को मान लो जो आपको निकालना है, तो आप इसको मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको मान ला कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। एक तरीके से हमारा फुट आ गया, बट इन टर्म्स ऑफ के आ रहा है 5k - 3, 2k + 1 एंड 3k - 4। अब मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास आ तो गया क्यू, बट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बड़ा आसान तरीका है सर, हम एक काम करते हैं, हम दोनों लाइन के ना डीआरस निकाल लें, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी लगा देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ सर, पहले मैं निकालता हूँ डीआरस ऑफ ए बी। अब ए बी के डीआरस क्या होंगे सर, वो तो इजीली निकल जाएंगे, 5, 2, 3। फिर लेंगे डीआरस ऑफ पी क्यू। अब सर पी क्यू के डीआरस कैसे निकालेंगे भाई, आराम से, क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल लिया ना आपने, पी आपके पास ऑलरेडी है। अब x2 - x1 कर दो, x2 - x1 करोगे 5k - 3, y2 - y1 करोगे 2k + 1 माइनस का 2, z2 - z1 करोगे 3k - 4 माइनस का 3। तो कुल मिला के हमारी यहाँ सिचुएशन बन जाएगी 5k - 3, 2k - 1 एंड 3k - 7। बट सर पंगा ये है कि अभी हमें k नहीं मिला है, बट अब हमें k मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बच्चों कि सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देन वी कैन अप्लाई द कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 कितना आ जाएगा भाई, 25k माइनस का 15, B1 B2 कितना आ जाएगा 4k माइनस का 2, C1 C2 कितना आ जाएगा 9k माइनस का 21। ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली 38k माइनस का 38 इक्वल टू 0।
सर क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ से, क्या सिचुएशन बनेगी, ध्यान देते हैं सर। ये अब आपका बन गया 38K इज इक्वल टू 38। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई। K की वैल्यू बहुत सिंपल सी आ रही है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो आपको क्वेश्चंस देंगे उसमें K आपका ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आता है। तो K मिल गया हमें। अब इस K को उठा के Q में पुट कर दो, तो यहाँ से हमारा फुट Q बन जाएगा। फुट हमारा एग्जैक्ट कितना आ गया सर, 2 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया। उसने एक चीज़ और मांगी है, आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब वो कैसे निकालोगे सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल है जी। क्या करोगे, x2 - x1 2 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 1 + 16 और आ जाएगा √21। तो ये था भाई सवाल जिसमें मैंने फुट निकालना सिखा दिया, लेंथ निकालनी सिखा दी। अब बात कर लेते हैं इमेज की। इमेज पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं वाला हिस्सा मिटा करके आपको यहीं पर ही इमेज निकालनी सिखा दे रहा हूँ। आई विश आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आपको इमेज निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इमेज निकालना बड़ा आसान है। व्हाट यू कैन डू, चलिए अब ध्यान दो। आपको मिल गया ऑलरेडी क्यू, आपका क्यू कितना आ रहा है, आपका क्यू आ रहा है दैट्स आई थिंक 2 3 -1 2 3 -1। आपको पता है कि यार अगर ये मिरर है, इफ इट इज अ मिरर, अगर ये मिरर है तो हमें पता होना चाहिए कि इफ वी हैव द प्लेन मिरर, तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर है, मतलब क्यू एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। तो क्योंकि क्यू मिड पॉइंट हो गया, सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ P and P डैश, सो भैया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x हमारा 2 है, तो x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारी सीधी सीधी। अब से लेंगे सर y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सर z1 + z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू -5। सर इमेज आ जाएगी हमारी। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इमेज निकालने के लिए आपको फुट निकालना ही पड़ेगा, विदाउट फुट के आपकी इमेज निकलना इज इम्पॉसिबल। तो भैया इसी के साथ लेक्चर करते हैं बाइंड अप, क्योंकि फाइनली मैं भी इस वाले लेक्चर को बनाने में बहुत थक गया भाई। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मुझे पता है बेटा, मैंने बहुत पेन लेकर के लेक्चर आपका बनाया है। आप इसको 1-1.5 घंटे में ही मैक्सिमम देख पाओगे, इसको बनाने में मेरे को 3-4 घंटे लग गए हैं। तो आई विश आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे बेटा। आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमने लेक्चर पूरी मेहनत से बनाया, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर करा दिए, आप इसको अच्छे से देख लो, इसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो, और जो मैं आपके ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट लगाता हूँ उसको आप अच्छे से आकर के दो। बस मैं अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई। बस इतनी ही आपसे एक्सपेक्टेशन है। और छोटी सी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें। यही हमारी उम्मीद है बेटा आपसे। बाकी एट दी एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ फॉर द टेस्ट में अपना 100% देना, सारा करके आना बेटा। मेरी जो एफर्ट्स लग रहे हैं मैं चाहता हूँ उतने एफर्ट्स आप लगा करके ना इस साल ना हम कुछ नया करें। डेट शीट आई गई है और उम्मीद करते हैं कि अब जो ये डेट शीट आई है इसके बाद से थोड़ा आप भी मोटिवेटेड हो जाओगे और अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाओगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।